Good evening everyone. In this lecture we will discuss about previous year question of HPTGT exam. So let's proceed to our first question. A pilot while pulling out of a dive of radius 400 meter. Radius हमें given है 400 meter. It experiences 6G. 6G ये एक्सपीरियंस कर रहा है हमारे फोर्स. व्हाट इज हिज वेलोसिटी? हमें यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. अब ये जो फोर्स है ये क्या प्रोवाइड करवा रही है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है? v स्क्वायर अपॉन r. अब इस रिलेशन से हम क्या फाइंड करेंगे? हमारे v की वैल्यू फाइंड करेंगे. दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ f इंटू r. f क्या है? दैट इज 6g अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटू r. अब यहाँ पे हम वैल्यूज फिल कर देंगे. 6 g की वैल्यू क्या होती है? स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8. g क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एंड आर रेडियस कितना गिवन है? 400. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आती है? 140. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 4 kg मास इज swung इन द वर्टिकल सर्कल. एक वर्टिकल सर्कल है. वर्टिकल सर्कल मतलब वर्टिकल प्लेन में होगा वो सर्कल, राइट. 4 kg मास जो है वो स्वंग कर रहा है वर्टिकल सर्कल में एट द एंड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग कोड है ये. ठीक है, एक कोड है 1 मीटर लॉन्ग. इसके एंड पे हमने मास यहाँ पे टाई किया हुआ है और ये जो मास है ये वर्टिकल सर्कल में ऐसे स्वंग कर रहा है. हमें फाइंड करनी है मैक्सिमम स्पीड एट विच इट कैन स्विंग. कि कितनी मैक्सिमम स्पीड से ये स्विंग करेगा. इफ द कोड कैन सस्टेन मैक्सिमम टेंशन ऑफ 183.2 न्यूटन. तो टेंशन की वैल्यू क्या गिवन है? 183.2 न्यूटन. अब हमें फाइंड क्या करना है? मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम स्पीड, सॉरी. मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? जब ये मास यहाँ इस वर्टिकल पोजीशन पे होगा तब इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी. अब जब ये वर्टिकल पोजीशन पे है तो इसकी वेट की वजह से फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी. टेंशन फोर्स जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर, राइट. अब ये जो टेंशन है ये मैक्सिमम टेंशन लग रही है, मैक्सिमम फोर्स लग रही है. तो रिजल्टेंट जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी? टुवर्ड्स द सेंटर. और ये जो फोर्स है ये क्या प्रोवाइड करवा रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स. ये दोनों फोर्सेस जो है बैलेंसेस करेंगे एक दूसरे को, तभी तो पार्टिकल जो है वो वर्टिकल सर्कल में रोटेट कर पाएगा. तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे हम v स्क्वायर की वैल्यू, v की वैल्यू, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम स्पीड. सो इस रिलेशन से हमारा जो v स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया? r t माइनस एम जी डिवाइडेड बाई m. और हमें तो v चाहिए तो क्या आएगी वैल्यू? स्क्वायर रूट ऑफ r बाई एम इंटू टी माइनस एम जी. अब इस वैल्यू जो हमने निकाली एक्सप्रेशन, यहाँ पे हम क्या करेंगे? अपनी डाटा जो गिवन है हमें वो फिल कर देंगे. क्या आया? आर रेडियस कितना है हमारा? ये देखो रेडियस 1 मीटर. मास कितना है? 4 किलोग्राम. टेंशन 183.2 न्यूटन माइनस मास 4 kg और g की वैल्यू 9.8. ये सब डाटा हमने यहाँ पे फिल कर दिया. ये सब डाटा क्वेश्चन में गिवन है. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है? 6. दैट इज द ऑप्शन ए. तो जो मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट हुई हमारी यहाँ पे वो क्या आई? 6 मीटर पर सेकेंड. So let's proceed to the further. If the coefficient of friction between road and tires is 0.5, coefficient of friction हमें given है 0.5. What is the smallest radius at which a car turn on the unbanked road at the speed of 14? Speed दी गई है 14. अब कार ने क्या करना है? टर्न लेना है. ठीक है, टर्न ऐसे लेते हैं हम, जैसे अभी इस पोजीशन पे है. ठीक है, इस पोजीशन पे है कार ए पॉइंट पे. इसने टर्न होके इधर जाना है, मान लो सपोज बी पॉइंट पे. ठीक है, तो एक तरह से क्या है? ये सर्कुलर टर्न ही हो गया एक तरह से. तो यानी कि यहाँ पे जब भी सर्कुलर टर्न होता है, सर्कुलर मोशन जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है, तो कौन सी फोर्स रोल प्ले करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स. और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो लगेगी. और एक
यहाँ पे लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, म्यू इंटू एन, यानी कि एन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब ये दोनों फोर्सेस क्या एक दूसरे को बैलेंस करेंगी, तभी तो टर्न जो है वो कार ले पाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस क्या आएगा, यहाँ से ये m कैंसिल हो गया, रेडियस बना v स्क्वायर अपॉन म्यू जी। अब इस रिलेशन में हम क्या करेंगे, अपने डाटा फिल कर देंगे। स्पीड कितनी गिवन है हमें, 14, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखनी है 9.8। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो रेडियस की वैल्यू आती है दैट इज 40 मीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a block is placed at 0.25 meter from the center of horizontal rotating platform। अब यहाँ पे क्या एक horizontal platform है, जैसे मान लो ये horizontal प्लेन ने हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये प्लेटफॉर्म बनाया है, ठीक है। और ये जो प्लेन है ये रोटेट कर रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और एक ब्लॉक है जो इसके सेंटर से, मान लो ये क्या है, यहाँ पे बड़ा है 0.25 मीटर इस पोजीशन पे बड़ा है ब्लॉक। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एंगुलर स्पीड, हमें ग्रेटेस्ट एंगुलर स्पीड चाहिए प्लेटफॉर्म की, may have without causing the block to slide if coefficient of friction is 0.2। अब ये प्लेटफॉर्म क्या है, रोटेट कर रहा है, रोटेशन की वजह से ये ब्लॉक भी तो मूव करेगा। तो हमें क्या निकालना है, इसकी एंगुलर स्पीड निकालनी है कि ये जो ब्लॉक है वो स्लाइड ना कर पाए। अब देखो जब भी रोटेटिंग फ्रेम होता है वहां पे क्या लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी m ओमेगा स्क्वायर r। ये क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। जब भी रोटेटिंग फ्रेम होगा, कोई भी फ्रेम रोटेट कर रहा है, जैसे यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म अभी रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो लगेगी और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगती है, हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या गिवन है हमें, 0.2। अब जब ये रोटेट करेगा, पार्टिकल भी घूम रहा है, तो इस पे भी क्या लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी इसके इस तरफ। तो जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होंगी तभी तो ये जो ब्लॉक है वो क्या होगा, बिना स्लाइड किए हुए रोटेट कर पाएगा। तो अब हम इन फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं, m ओमेगा स्क्वायर r इट इज इक्वल टू म्यू m g, राइट। ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, बेसिकली म्यू इंटू एन। एन क्या है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो किसके साथ बैलेंस होता है, वेट के साथ। तो ये फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया, F इज इक्वल टू म्यू एम जी। अब देखो यहाँ पे R नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पार्टिकल है वो किस डिस्टेंस पे है, 0.25 पे। तो यहाँ पे हम R की बजाय हम एक डिस्टेंस ले ले, X ले लेते हैं, बिकॉज R तो ये पूरा डिस्टेंस बन गया ना इस प्लेटफॉर्म का रेडियस, ठीक है। तो ये जो रिलेशन बना है, अब हम यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट एंगुलर स्पीड। तो मास के साथ ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, म्यू जी डिवाइडेड बाय एक्स। तो इसमें हम अपना डाटा फिल कर देंगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 और x कितना है, 0.25। इसको कैलकुलेट करके स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज ए ऑप्शन, 2.8। A option is the answer. Next question is the internal energy of ideal gas depend on pressure, volume, temperature, size of the molecule। ये जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, ये क्या होती है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी कह लो, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और ये किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का फंक्शन होती है। इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, ये इसी का फंक्शन होती है। So our correct answer is option C. Next question is the heat given to an ideal gas in isothermal condition is। isothermal condition में हमने क्या किया, सिस्टम को हीट दे दी। सिस्टम क्या है यहाँ पे, आइडियल गैस।
तो क्या होगा यहाँ पे, इन रेजिंग द टेम्परेचर, इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क, इन रेजिंग टेम्परेचर एंड डूइंग एक्सटर्नल वर्क, इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी। अब देखो आइसोथर्मल कंडीशन है तो दैट मीन्स टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दैट मीन्स टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हो रहा। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो जो इंटरनल एनर्जी है वो किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा, जीरो। अब हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है, दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू तो जीरो हो गया, तो डेल्टा क्यू जो आपने हीट दी है वो किसके इक्वल आ गई, वर्क डन की। तो दैट मीन्स इन डूइंग द एक्सटर्नल वर्क, सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स प्रोसीड फर्दर। The first law of thermodynamics is concerned with the conservation of number of molecules, energy, number of moles और temperature। जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है उसकी स्टेटमेंट क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, कि आपने सिस्टम को क्या दी, हीट दी। हीट क्या है, एक तरह की एनर्जी ही होती है। तो वो एनर्जी किस पर्पस के लिए यूज हुई, एक तो एक्सटर्नल वर्क डन करने के लिए, कुछ ना कुछ काम किया उस हीट की वजह से, और इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए या इंटरनल एनर्जी के लिए यूटिलाइज हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे हो क्या रहा है, एनर्जी के साथ ही रिलेशन आ रहा है हमारा। अब अगर आप हीट दे रहे हो वो किस में यूटिलाइज हो रही है, एक तो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में, एक वर्क डन की फॉर्म में। तो दैट मीन्स जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किसके साथ कंसर्न है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो आप हीट दे रहे हो उसका कुछ लॉस नहीं हो रहा, वो कन्वर्ट हो रही है, एक तो वर्क डन की फॉर्म में, एक इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। सो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज special case of Newton's law, law of conservation of energy, Charles law and law of heat exchange। तो जो फर्स्ट लॉ होता है वो क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो ये किसका केस बन रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। क्यों, क्योंकि आप जो एनर्जी दे रहे हो सिस्टम को, ये हीट आप दे रहे हो सिस्टम को, एनर्जी ही है, ये यूटिलाइज हो रही है इन द टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। तो यहाँ पे एनर्जी का कुछ भी लॉस नहीं हो रहा, कि जो हम हीट दे रहे हैं वो कन्वर्ट हो रही है दूसरी फॉर्म की एनर्जी में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Next question is the complete conversion of given quantity of heat into useful mechanical work occurs often, seldom, never, depends on the device। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कंप्लीट कन्वर्जन हमने करनी है, हीट को कन्वर्ट करना है मैकेनिकल वर्क में। जैसे हम आपने कोई हीट ली, ठीक है, सोर्स से, उस पे कुछ ना कुछ क्या हुआ, वर्क डन हुआ, वर्क डन हुआ कुछ ना कुछ, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिजेक्ट होती है ऑलवेज। ऐसा कभी भी नहीं होता कि जितने भी आप हीट ले रहे हो, जितनी भी एनर्जी ले रहे हो, उसको आपने कंप्लीटली किस में कन्वर्ट कर दिया, वर्क में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, ऐसी कोई मतलब इन्वेंट नहीं हुई है अभी तक। जैसे अभी हीट इंजन है, हीट इंजन में भी क्या होता है, एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं आती, क्योंकि वहां पे रिजेक्शन होती ही होती है ऑलवेज। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन सी, कि जो कंप्लीट कन्वर्जन है हीट का इनटू मैकेनिकल वर्क, इट is never possible। Next question is the physics underlying the operation of refrigerator is most closely resemble the physics underlying heat engine, melting of ice, freezing water and vaporization of water। तो इसका करेक्ट आंसर है हीट इंजन। हीट इंजन बेसिकली होता क्या है, देखो एक सोर्स होता है जो हाई टेम्परेचर पे होता है, इससे हीट जो है ऑब्जर्व की जाती है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व हो गई, सपोज हीट ली इससे सोर्स से, फिर इस हीट पे कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क डन होता है, वो वर्क डन कितना हुआ, Q1 माइनस Q2, और जो Q2 अमाउंट ऑफ हीट है दैट इज हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। तो ये हीट जो रिजेक्ट हो गई दैट इज टू द सिंक। तो ये जो हो रहा है ये प्रोसेस क्या है, हीट इंजन है। हीट इंजन जो है वो ऐसे काम करता है
कि वो सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट ले लिया, उसने कुछ अमाउंट ऑफ हीट ले ली, उस पर कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क हुआ, कितना हुआ Q1 माइनस Q2, और फिर कुछ हीट जो है वो रिजेक्ट हो जाती है सिंक को, और जो सिंक होता है वो क्या है, लो टेम्परेचर पे होता है। तो ऐसा ही कुछ काम जो है, ऐसा ही कुछ काम जो होता है वो रेफ्रिजरेटर के केस में होता है, उसका ऑपरेशन भी कुछ ऐसा ही होता है। तो दैट मीन्स जो रेफ्रिजरेटर है उसका ऑपरेशन किसकी तरह है, हीट इंजन की तरह। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेफ्रिजरेटर इज अ हीट इंजन, इलेक्ट्रॉनिक मोटर, हीट इंजन वर्किंग बैकवर्ड, एयर कूलर। जो रेफ्रिजरेटर होता है वो हीट इंजन की तरह तो ऑपरेट करता है बट बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। कैसे, क्योंकि सोर्स है वो हाई टेम्परेचर पे होता है, इसने Q1 अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व की, कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क हुआ, दैट इज Q1 माइनस Q2, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिजेक्ट हो गई सिंक को। तो ये जो सिंक है ये लो टेम्परेचर पे होता है, ये हाई टेम्परेचर पे होता है। ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये हीट इंजन का है, बट हमें रेफ्रिजरेटर के लिए पूछा गया। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो काम करता है हीट इंजन, यानी कि जो हम इस बार लेंगे सिंक से हीट लेंगे, जो टेम्परेचर जिसका लो है सिंक का ना, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या है, टेम्परेचर कम होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंक से अमाउंट ऑफ हीट लेंगे, उस पर कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, हम हीट रिजेक्ट करते हैं एट हाई टेम्परेचर पे सोर्स को, क्योंकि सराउंडिंग में टेम्परेचर क्या है, ज्यादा होता है। तो ये जो रेफ्रिजरेटर है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ प्रोसीड करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्योंकि देखो रेफ्रिजरेटर का इंटीरियर अंदर का टेम्परेचर कम होता है, तो उसको सिंक मान लो ना। ठीक है, कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क हुआ, आप जैसे खाना स्टोर करते हो, कोई उस पर चीजें स्टोर करते हो, तो वहां से हीट ले लेंगे हम, कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क हो रहा है, उसके बाद कुछ ना कुछ हीट जो है रिजेक्ट हो रही है, वो किसको रिजेक्ट हो रही है, सराउंडिंग को, जिसका टेम्परेचर क्या है, हाई है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आता है कि जो हीट इंजन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करता है रेफ्रिजरेटर के केस में। अब नेक्स्ट देखो, थर्मस बॉटल कंटेन्स अ कॉफी, thermos bottle is vigorously shaken, consider coffee as a system, does it temperature rise, fall, remain same, fall below। हमारे पास क्या थर्मस बॉटल है, थर्मस बॉटल में कॉफी है, आपने इसको शेक कर दिया, शेक करने के बाद उन्होंने पूछा है कि टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, फॉल होगा, सेम रहेगा या कम होगा, फॉल बिलो। देखो अभी क्या है, यहाँ पे हमारा सिस्टम क्या है, थर्मस बॉटल प्लस कॉफी है ना, इसको शेक कर दिया। अब थर्मस बॉटल है, इंसुलेटेड है, तो हीट तो एक्सचेंज होगी नहीं सराउंडिंग से, डेल्टा क्यू आ जाएगा 0। आपने क्या किया, बॉटल को शेक किया, जब बॉटल को शेक कर रहे हो दैट मीन्स वर्क किस पे हो रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम ना, आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन क्या होता है, साइन कन्वेंशन है ये, इसको हम नेगेटिव लेंगे। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हीट तो एक्सचेंज हो ही नहीं रही, ठीक है, 0 हो गया। इंटरनल एनर्जी एज इट इज, ये क्या आ गया, माइनस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा डब्ल्यू। यानी कि यहाँ पे देखो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किसके इक्वल आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, दैट इज इक्वल टू वर्क डन, चेंज इन वर्क डन। अब जो डेल्टा यू है पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ से पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि ये टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है वैल्यू। क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है, टेम्परेचर का फंक्शन है ना, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा ये डिक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। यहाँ से एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है कि जो डेल्टा यू की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, यानी कि ये इंक्रीज हो रही है। अब डेल्टा यू इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, राइजेस। तो जब भी आप थर्मस फ्लास्क में कॉफी आपके पास, उसको शेक करोगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। Next is internal energy of a gram molecule of an ideal gas depend on pressure alone, volume alone, temperature alone, both on pressure and as well as temperature। अब एक बात याद रखनी है कि जो internal energy होती है
वो सिर्फ किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का ही फंक्शन होती है, वो ना तो प्रेशर पे डिपेंड करती है ना वॉल्यूम पे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर के साथ ही वेरिएशन शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, at a given temperature the force between molecules of a gas as a function of intermolecular distance is always constant, always decrease, always increase, first decrease then increase। अब जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रही है वो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगी। देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, अगर दो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हैं उनको आप नजदीक लाना स्टार्ट कर दो तो उनके बीच क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, ठीक है, इंक्रीज हो रही है फोर्स। एक डिस्टेंस ऐसा होता है जहां पे इस फोर्स का नेचर चेंज हो जाएगा, उसको बोलते हैं आर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। जब आप दो मॉलिक्यूल को नजदीक लेके आ रहे हो उसके बीच क्या हो रही है, फोर्स इंक्रीज कर रही है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है जिसको आर इक्विलिब्रियम बोला जाता है, उस डिस्टेंस के बाद क्या होता है, फोर्स क्या हो जाती है, इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाती है। देखो ये इसका नेचर भी चेंज हो गया, इस पॉइंट के बाद इसका नेचर चेंज हो जाता है, ये रिपल्सिव बन जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो डी ऑप्शन आएगा, कि जो पहले है वो डिक्रीज करती है फिर वो इंक्रीज करती है। ये ऐसा बिहेवियर क्यों आता है, एक पोटेंशियल की वजह से आता है, कि जब हम दो मॉलिक्यूल्स के बीच, हमें पता है पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, पोटेंशियल एनर्जी होती है कुछ ना कुछ, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है आपका, ये सेकंड मॉलिक्यूल है, उसके बिहेवियर की वजह से क्या होता है, जो हमारी जो फोर्स है दो मॉलिक्यूल्स के बीच वो पहले डिक्रीज करती है फिर इंक्रीज करती है। Next question is the law of equipartition of energy was postulated by Maxwell, Planck, Bohr and Boltzmann। ये तो जर्नल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए कि ये मैक्सवेल ने हमें ये जो लॉ दिया था इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी उसने पॉस्टुलेट किया था, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताता है बेसिकली, कि जो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी जो कितनी एनर्जी एसोसिएट होती है, हाफ के बी टी, यही होती है लॉ ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ एनर्जी। तो ये लॉ किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिजिकल प्रोसेस ड्यूरिंग विच देयर इज नाइदर गेन्ड नॉर लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम इज कॉल्ड, कि एक ऐसा प्रोसेस बताना है जिसमें ना तो हीट का लॉस हो रहा है ना हीट का गेन हो रहा है। कौन सा, ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, थर्मोडायनेमिकल और एंट्रोपी। तो इसका करेक्ट आंसर है एडियाबैटिक, क्योंकि एडियाबैटिक कंडीशन कब होती है, जब डेल्टा क्यू जीरो हो। डेल्टा क्यू जीरो होने का मतलब क्या है, कि सिस्टम में ना तो हीट लॉस किया ना गेन किया, कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, ठीक है, ना तो हीट का लॉस हो रहा है ना हीट का गेन हो रहा है। तो ऐसा वाला जो प्रोसेस होता है ये होता है एडियाबैटिक। In adiabatic expansion of gas, heat is gained or lost. Heat is neither gained nor lost. Temperature is kept constant. Volume is kept constant. अभी adiabatic expansion, देखो वर्ड आ गया adiabatic। जब भी adiabatic प्रोसेस की बात होती है हम क्या लिखते हैं उसमें, डेल्टा क्यू जीरो। डेल्टा क्यू जीरो होने का मतलब क्या है, कि जो सिस्टम है वो ना तो सराउंडिंग से हीट ले रहा है ना सराउंडिंग को हीट दे रहा है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा, कि ना तो हीट एक्सचेंज हो रही है, हीट एक्सचेंज हो ही नहीं रही, तो ना तो लॉस होगा ना गेन होगा हीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट, या फिर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है। जो आइसोथर्मल प्रोसेस है ये कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल। थर्मल वर्ड से हमें पता चलता है कि ये किसके साथ रिलेट होगा, टेम्परेचर के साथ। आइसोथर्मल के लिए हमारा जो होता है टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा बी। ये बेसिक डेफिनेशन है प्रोसेस की, आइसोथर्मल प्रोसेस वही होता है जिसमें हमारा क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस is isothermally expanded
इट्स इंटरनल एनर्जी विल बी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गैस, या फिर सेम रहेगी, रिमेन्स द सेम। अब देखो आइडियल गैस है, आइसोथर्मली एक्सपैंड हो रही है। आइसोथर्मली का मतलब क्या है? आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर जो होगा वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा, राइट? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो जो इंटरनल एनर्जी होती है वो हमें पता है किसका फंक्शन होती है? टेम्परेचर का ही फंक्शन होती है, ठीक है? जी, जो इंटरनल एनर्जी है इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, यानी कि फिक्स रहेगी, रिमेन सेम, चेंज ही नहीं होगी वो। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next question is work done in an isothermal expansion of gas depends on temperature only, expansion ratio only, both temperature and expansion ratio, neither temperature nor expansion ratio। अब हमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन करनी है गैस की, उसके लिए वर्क डन निकालना है, ठीक है? आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर इज फिक्स, टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब हम वर्क डन कैसे निकालते हैं? वर्क डन क्या होता है? पी टी वी, इंटीग्रेट करेंगे इसको, राइट? अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइडियल गैस के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? एम पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन भी फिक्स है, कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आर तो है ही कांस्टेंट, अब यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ठीक है? तो इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक कोई कांस्टेंट वैल्यू ले ली, पी वी इज इक्वल टू के क्या है? यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है, क्योंकि ये पूरी क्या है? कांस्टेंट ही है, तो इसको एक कांस्टेंट से डिनोट कर दिया। यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ गया? के बाई वी। अब पी को यहाँ से प्लेस कर दो, के अपॉन वी डी वी। अब एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सपोज कि वॉल्यूम V1 से क्या हो रहा है? V2 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? ये क्या, के की वैल्यू क्या है? nRT, इसी को मैंने क्या लिखा है? के ही लिखा है। अब ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गए। V1 टू V2 इंटीग्रेशन dV अपॉन V। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बनेगा? नेचुरल लॉग V लिमिट दिस, और ये आ गया नेचुरल लॉग V2 ओवर V1। अब K क्या था? nRT, सब्स्टिट्यूट कर दिया, नेचुरल लॉग V2 ओवर V1। अब देखो ये वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर तो है ही, ठीक है? और ये V2 बाई V1 क्या? एक्सपेंशन रेशो, एक्सपेंशन की रेशो ही है, तो वर्क डन दोनों पे ही डिपेंड कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन बोथ टेम्परेचर एंड एक्सपेंशन रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्क डन इन एन एडियाबैटिक चेंज इन ए पर्टिकुलर गैस डिपेंड अपॉन। अब हमें वर्क डन किस प्रोसेस के लिए निकालना है? एडियाबैटिक चेंज के लिए। एडियाबैटिक चेंज कब होगा? जब डेल्टा क्यू क्या होगा? जीरो होगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू जीरो है तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू हो गया, यहाँ से ये इक्वेशन बन गई। अब वर्क डन पूछा है, वर्क डन किसके इक्वल आ गया? माइनस ऑफ डेल्टा यू, ये बना हमारे पास एक्सप्रेशन। अब डेल्टा यू, यू क्या? इंटरनल एनर्जी, ये किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर का फंक्शन होती है ये। अब ये डेल्टा यू क्या है? चेंज है इंटरनल एनर्जी का। तो जो चेंज निकालोगे वो कैसे निकालोगे? चेंज इन टेम्परेचर से ही निकालोगे इंटरनल एनर्जी का। तो यानी कि यहाँ पे जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? किसके इक्वल आ गया? चेंज इन टेम्परेचर। तो जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन सी, चेंज इन टेम्परेचर। एडियाबैटिक चेंज के लिए जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सी ऑप्शन, चेंज इन टेम्परेचर। Next, if the gas is heated at constant pressure, its isothermal compressibility is remains constant, linearly increase करती है टेम्परेचर के साथ, या फिर डिक्रीज कर रही है, या फिर डिक्रीज कर लिया इनवर्सली विद द टेम्परेचर। अब देखो सबसे पहले तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी बताना चाहिए, वो क्या होती है? -1/V कर्ल V
बाय कर्ल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये होती है। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रेशर कांस्टेंट है। आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। आइसोथर्मल है ना ये कंडीशन, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर भी फिक्स हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, R तो है ही कांस्टेंट, ये N भी कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, मतलब ये भी चीज कांस्टेंट हो गई। अब देखो ये तो इक्वेशन है ना, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड होना चाहिए ना, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, ये वाली साइड nRT, तो ये भी तो कांस्टेंट होनी चाहिए। अब P कांस्टेंट गिवन है हमें, तो V भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, यानी कि V भी क्या है, कांस्टेंट है। अगर V भी चेंज नहीं हो रहा, P भी चेंज नहीं हो रहा, तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम पे और प्रेशर पे, तो दोनों ही कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहे, तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी भी क्या आएगी, कांस्टेंट रहेगी। करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ए। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार पासिंग ओवर ए ब्रिज इन द फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, रेडियस 20 मीटर, सो दैट कार डज नॉट लीव द ग्राउंड एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब हमें मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, वो किसकी, कार की, वो पास कर रही है ब्रिज को, ब्रिज किस फॉर्म में है, आर्क ऑफ सर्कल की फॉर्म में। अब जब मैक्सिमम स्पीड की बात आती है, वहां पे क्या होगा, इस कंडीशन में जो होता है कि जो वेट होता है कार का, कौन बैलेंस करेगा इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, तभी मैक्सिमम स्पीड निकलेगी यहां से। वेट ऑफ कार क्या है, mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, तो यहाँ से v स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, r इंटू जी। ठीक है, हमें स्पीड चाहिए, तो v किसके इक्वल आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर। अब हम इसमें वैल्यूज फिल कर देंगे, g की वैल्यू 9.8, रेडियस 20 मीटर गिवन है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो v की वैल्यू क्या आएगी, 14 मीटर पर सेकेंड, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑटोमोबाइल हैज अ मास ऑफ 2000 kg, मास गिवन है हमें 2000 किलोग्राम, व्हाट सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर ए व्हीकल टू मेक अ यूनिफॉर्म टर्न एट स्पीड कितनी गिवन है, 72 किलोमीटर पर आवर इन ए डिस्टेंस ऑफ 1570 मीटर अलोंग द रोड। अब हमें क्या निकालना है, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे फाइंड करोगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर से, एम भी है, वी भी गिवन है, हमें आर चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये कैंसिल हो गया, 36 इंटू 2, ये आ गई हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यूनिफॉर्म टर्न लेना है, ठीक है, यूनिफॉर्म टर्न, जैसे ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर पाथ है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस आर। अब हमें टर्न लेना है, ऑटोमोबाइल ने क्या करना है, टर्न करना है, यानी कि वो इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, ए पॉइंट से टर्न होके वो कहाँ जा रहा है, बी पॉइंट, ऐसा पूरा टर्न होगा ये। ठीक है, क्योंकि टर्न लेना है हमने, तो ये डिस्टेंस कितना गिवन है आपको, 1570 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ए बी पार्ट, ये क्या है, पूरे जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है उसका 1/4 पार्ट है ये। ठीक है, कितना डिस्टेंस गिवन है, 1570, यहां से हम रेडियस की वैल्यू निकालेंगे, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे अप्रोक्सीमेट 100 आंसर आएगा रेडियस का। अब हमारे पास रेडियस भी आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम की वैल्यू क्या है 2000, वी है 20 और रेडियस कितना है 100, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 800 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन बी, दिस इज अ करेक्ट आंसर। So all these are the previous year questions that we have to discuss in this today's lecture. Thank you.